तो आप लोगों को लगेगा कि मैं शायद विवेक बिंद्रा की साइड जा रहा हूँ, या हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि संदीप माहेश्वरी की साइड जा रहा हूँ। किसी की साइड वाली बात नहीं है, आपको खुद दिमाग लगा के सोचना चाहिए कि मैं आपको 100% गारंटी दे सकता हूँ, अगर आप मेरे यहाँ आओगे और जो चीज़ें मैं बोलूँगा, मतलब मैं अपना 100% दूंगा, ये मैं कमिट कर रहा हूँ। कोई कोर्स परचेज करते हो तो उसके साथ में रॉन्ग एक्सपेक्टेशन सेट करोगे कि जैसे ये कोर्स हमने परचेज कर लिया इमीडिएटली हम बिजनेसमैन बन जाएंगे या इमीडिएटली हम बहुत बड़े इंसान बन जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई सही चीज़ है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोभित और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक कंट्रोवर्सी के बारे में जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है। आपने सुना होगा संदीप माहेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा, जिसमें वो बड़ा बिजनेस और बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि हम लोग किसी भी तरीके की कंट्रोवर्सी ना तो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं और ना ही इस कंट्रोवर्सी में ज़्यादा घुसने की कोशिश कर रहे हैं। हम बस बात ये करेंगे कि सरफेस लेवल पे जो चीज़ें जहाँ से शुरुआत हुई है और इसमें जो लॉजिकल चीज़ें सीखने लायक हैं, जिनको लॉजिकल पॉइंट्स को जिनको सीखा जा सकता है, जिससे हमारा अपना या आम जनता का फ़ायदा हो, उस चीज़ को समझने की बात करी जाएगी इसमें। ठीक है, आप सभी लोगों को पता होगा और ये इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो, जितने भी लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं उन सभी के लिए ये कंट्रोवर्सी बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि आजकल का जो माइंडसेट है उस माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है कि इस तरीके की और ज़्यादा कंट्रोवर्सीज इन फ्यूचर हमारी लाइफ में आएंगी या नहीं आएंगी। तो यहाँ पे किसी को भी डिफेम करने की बात नहीं की जा रही, किसी को भी सही या गलत बताने की बात नहीं की जा रही है। यहाँ से जो भी कुछ हुआ, जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं, उनसे कुछ ना कुछ सीखने की बात करी जा रही है। तो सबसे पहले बात ये करते हैं, मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं, उनके ऊपर बात करूंगा। पॉइंट नंबर 1 है कि कंट्रोवर्सी स्टार्ट कहाँ से हुई। तो देखो, क्योंकि मैं भी संदीप माहेश्वरी का काफ़ी बड़ा फ़ैन हूँ और बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, 2013 से फॉलो कर रहा हूँ। एंड इवन विवेक बिंद्रा से भी मैंने काफ़ी कुछ सीखा है यार, सीखने को तो मुझे वहाँ से भी बहुत कुछ मिला है सीरियसली। तो हम दोनों ही पॉइंट्स को रखेंगे। तो मैंने जब ये वाला वीडियो देखा था जिसमें एक दो बच्चे हैं जो संदीप माहेश्वरी जी के शो में आए हैं और ये बता रहे हैं कि उन्होंने 35,000 का कोर्स खरीदा, कोई बता रहा है 50,000 का कोर्स खरीदा, पर उस कोर्स में उनको वो नहीं मिल पाया जो उनको मिलना चाहिए था। ऐसा उन बच्चों का कहना है कि उनको जो मिलना चाहिए था वो उनको नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा डिससेटिस्फाइड थे। जनरली जो बड़ा बिजनेस, अब मुझे पता नहीं कि उन्होंने कौन सा कोर्स खरीदा है, क्योंकि जैसे ये बिजनेस कोचेस होते हैं ये बहुत अलग अलग तरीके के कोर्सेज चलाते हैं, जिसमें आपको ये बताएंगे कि बिजनेस कैसे हैंडल किया जाता है, मार्केटिंग और सेल्स के ऊपर काम कैसे किया जाता है। इस तरीके के काफ़ी सारे कोर्सेज होते हैं। बट आई डोंट नो कि उन्होंने वो 35,000 में 50,000 में कौन सा वाला कोर्स खरीदा है, मुझे ये नहीं पता। लेकिन जब उन्होंने ये बात रखी संदीप माहेश्वरी जी के सामने, तो उन्होंने ये बताया कि अच्छा ठीक है, ये कोर्स आपने खरीदा लेकिन इससे आपको फ़ायदा नहीं हो पाया। तो बाद में क्या हुआ कि उन बंदों को ये ऑफ़र दिया गया, वो जो 2 बंदे थे उनको ये ऑफ़र दिया गया कि आप भी ये कोर्स बेचो, अगर आपका खुद का बिजनेस नहीं चल पा रहा है तो आप ये वाला कोर्स बेचो। और जो कमेंट सेक्शन में और ज़्यादा कमेंट्री लिखी हुई थी उसको देख के समझ में आ रहा था, कई लोग बोल रहे थे कि MLM मार्केटिंग यहाँ पे शुरू कर दी गई है। ठीक है, MLM मार्केटिंग मतलब आपको पता होगा कि वो जो पिरामिड जैसा बनना शुरू हो जाता है ना, एक के साथ 3 जोड़ने शुरू हो जाते हैं, जो कि देखा जाए तो कई देशों में बैन भी है, लेकिन कई जगह पर MLM मार्केटिंग की वजह से बहुत कुछ लोगों को सीखने को भी मिला, बहुत बड़े बड़े बिजनेस क्रिएट भी हुए, जैसे ये हर्बल लाइफ है, एमवे है, ये इस तरीके के बिजनेस क्रिएट भी हुए। हालांकि इस पॉइंट पे हम बाद में आएंगे। तो कंट्रोवर्सी की जो शुरुआत हुई है वो इस जगह से हुई है, जहाँ पे 2-3 लोगों ने ये बात करी। ठीक है, अब देखो दूसरा पॉइंट मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि क्या होता है, हमें केवल 2 या 3, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है एज अ कोचिंग इंस्टीट्यूट ओनर, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमें केवल 2 या 3 लोगों की बातें सुन करके ये डिसाइड नहीं करना चाहिए कि कोई कोर्स ख़राब है या कोई कोर्स अच्छा है। क्योंकि देखो, मैं खुद भी बिजनेस कोचिंग लेता हूँ, तो जो मेरा कोच है वो मार्केटिंग भी सिखाता है, वो सेल्स भी सिखाता है, ठीक है, वो बिज़नेस के बारे में भी बताता है और वो होलिस्टिक लाइफ के भी बारे में बताता है। लेकिन उन सारी चीज़ों को लेने के बाद उसके ऊपर मैं कितना काम कर रहा हूँ, इससे पता चलता है कि वो मेरी लाइफ में कितनी ज़्यादा उतारी जा सकती हैं, वो चीज़ें कितनी ज़्यादा उतारी जा सकती हैं। जनरली होता है क्या है कि हम एक रॉन्ग एक्सपेक्टेशन सेट कर लेते हैं। हमें लगता है कि जैसे हमने कोई बिज़नेस कोचिंग ज्वाइन करी तो हमारा बिज़नेस इमीडिएटली सक्सेसफुल हो जाएगा, या हमने कोई सेल्स का कोर्स लिया तो हम तो अब सेल के मास्टर हो जाएंगे, या हमने इंस्टाग्राम का कोर्स लिया तो हमें इंस्टाग्राम पे इमीडिएटली कुछ मिलियंस में फॉलोअर हो जाएंगे, या जैसे बीच में अंकुर वारी का कोर्स आया था जो यूट्यूब से रिलेटेड था, अगर हम वो कोर्स लेंगे तो हमारे चैनल पे मिलियंस ऑफ पीपल आ जाएंगे। बट ये वन साइडेड नहीं है। हम जनरली क्या करते हैं, हम रॉन्ग एक्सपेक्टेशन सेट कर लेते हैं कि हम ये कोर्स लेंगे तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है। अच्छा, आप ऐसे सोच करके देखो कि अगर आपको कोई फरारी दे दिया है तो क्या आप F1 के, फॉर्मूला 1 के रेसर बन जाओगे?
चीज़ों को एज इट इज़ देखना चाहिए। अगर आपने एक फेरारी खरीदी है तो सिर्फ आपके पास एक कार है, टैलेंट नहीं है, F1 रेसर वाला टैलेंट नहीं है। वो डेवलप करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, अपने आप को पीटना मारना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, लगाना पड़ेगा, खटाना पड़ेगा, तब जाकर के आप वो F1 रेसर बन पाओगे। तो उसी तरीके से जब आप कोई कोर्स परचेज करते हो तो उसके साथ में रॉन्ग एक्सपेक्टेशन सेट करोगे कि जैसे ये कोर्स हमने परचेज कर लिया इमीडिएटली हम बिजनेसमैन बन जाएंगे या इमीडिएटली हम बहुत बड़े इंसान बन जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई सही चीज़ है। दूसरी, अच्छा यहाँ पे दोनों पॉइंट हैं, एक पॉइंट तो ये भी है और दूसरा पॉइंट ये भी है कि वो कोर्स है कैसा, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है कि कई सारे लोग बहुत ख़राब कोर्स भी बेचते हैं। हालांकि हम किसी के कोर्स पे तब तक कमेंट नहीं कर सकते जब तक मैं खुद उस कोर्स को परचेज ना करूं, तब तक मैं कमेंट नहीं कर सकता। तो अगर विवेक बिंद्रा जी के कोर्स की जहाँ तक बात है उस पर मैं कोई कमेंट्री इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मैंने उनका कोई कोर्स नहीं लिया है। लेकिन हाँ, जिन कोचेज़ का कोर्स मैंने लिया है उनके बारे में मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ कि किसका कोर्स कितना अच्छा था, कितना अच्छा नहीं था, उनके ऊपर ही मैं कमेंट कर सकता हूँ। बट अगेन मेरा कहना यह है कि किसी भी कोर्स को लेने के बाद उसके जो सक्सेस का जो रेशियो होता है वो डिपेंड करता है दोनों पार्टीज़ पे। जैसे अगर एक बिजनेस कोच कोई कोचिंग दे रहा है या जैसे हम लोग भी कोई कोचिंग दे रहे हैं, हम लोग जैसे मर्चेंट नेवी की कोचिंग देते हैं, कोई लोग जेई का कोचिंग देते हैं, अलग अलग लोग कोचिंग देते हैं। तो जो कोच और कोची जो कोचिंग ले रहा है उसको हम कोच ही बोल रहे हैं। तो जो कोची है और जो कोच है इन दोनों में दोनों का ही योगदान है, दोनों का ही कंट्रीब्यूशन है। और जहाँ तक मेरा आइडिया है कि कोच का कंट्रीब्यूशन जो होता है एज अ कोच, मतलब जैसे मैं कोचिंग पढ़ाता हूँ तो एज अ कोच मैं बता सकता हूँ कि मेरा कंट्रीब्यूशन 20% का है, 80% का कंट्रीब्यूशन जो होता है वो कोच ही का होता है। अब इसमें पंगा क्या होता है, देखो आप लोगों को लगेगा कि मैं शायद विवेक बिंद्रा की साइड जा रहा हूँ या हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि संदीप माहेश्वरी की साइड जा रहा हूँ। किसी की साइड वाली बात नहीं है, आपको खुद दिमाग लगा के सोचना चाहिए। आपने देखा होगा कि बहुत सारे रिजल्ट छपते हैं, बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, IIT के कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वो छापते हैं टॉप 10 में इतने आ गए, टॉप 100 पे इतने आ गए हैं। अब आप ऐसे सोच के देखो कि जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट में 50,000 बच्चे पढ़ रहे हैं और उसमें केवल 1,000 सेलेक्ट हो गए या 2,000 सेलेक्ट हो गए, तो लोग बोलते हैं कि देखो उस कोचिंग इंस्टीट्यूट से 2,000 बच्चे सेलेक्ट हुए। लेकिन आप ये भी तो देखो कि 48,000 बच्चे ऐसे भी तो हैं जो सेलेक्ट नहीं हुए। पढ़ा तो उनको भी वही सेम टीचर ही रहे थे ना, पढ़ाया तो उनको भी वही सेम कोर्स जा रहा था, सेम स्टडी मटेरियल मिला था, सेम बिल्डिंग में जा रहे थे, सब कुछ वही हो रहा था, लेकिन 48,000 सेलेक्ट नहीं हुए। तो जैसे हम बोलते हैं कि वो 48,000 सेलेक्ट नहीं हुए तो कई लोग ये बोलते हैं कि अरे उन्होंने पढ़ा नहीं होगा इसीलिए सेलेक्ट नहीं हुए। तो फिर बात अगर केवल यही है कि उन्होंने नहीं पढ़ा इसलिए सेलेक्ट नहीं हुए, तो जिनका सिलेक्शन हुआ उनके लिए हम ये भी तो बोल सकते हैं कि उन्होंने पढ़ा होगा इसलिए वो सेलेक्ट हुए। अब समझो इस पॉइंट को, इसको थोड़ा सा डीपर लेवल जाकर के समझो कि अगर फेलियर की जिम्मेदारी स्टूडेंट के ऊपर बढ़ी जा रही है तो सक्सेस की जिम्मेदारी भी स्टूडेंट्स के ऊपर क्यों नहीं बढ़ी जाती? सक्सेस की जिम्मेदारी इंस्टीट्यूट ले लेता है और फेलियर की जिम्मेदारी बच्चों को दे दी जाती है, जबकि ये देखा जाए तो गलत है। अगर मेरे हिसाब से पूछोगे, जो मेरा मतलब सोचने का तरीका, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि मैं हर एक बच्चे को सेम तरीके से पढ़ा रहा हूँ। जो बच्चा हमारी बातों को मान रहा है, हमारी चीज़ों को फॉलो कर रहा है, उसकी सक्सेस की गारंटी आप ले सकते हो। उसके बारे में आप ये बता सकते हो कि हाँ भाई सक्सेसफुल होगा, और जो हमारी बातें नहीं मान रहा होगा उसकी सक्सेस की गारंटी कोई नहीं ले सकता। दूसरी बात ये कि जब मैं अपना पूरा 100% दूंगा, जैसे सपोज करूँ कि मैंने बोला कि हाँ मैं यूनिवर्सिटी की कोचिंग पढ़ाऊंगा और मैं आपको 2 बार रिवाइज कराऊंगा, इंटरव्यू के कम से कम 10-15 मॉक इंटरव्यूज़ कराऊंगा, जब मैं इतनी सारी चीज़ें कर लूँगा तो भी मैंने अपनी तरफ से जब 100% दिया है तो स्टूडेंट की सक्सेस में उसका रोल केवल 20% का है। बाकी अगर वो स्टूडेंट उसको फॉलो करेगा तो 80% तो काम वही कर रहा है ना। अगर वो नहीं करेगा तो वो नहीं कर रहा है, अगर वो कर रहा है तो कर रहा है। मतलब बेसिकली उसकी सक्सेस या फेलियर का 80% रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टूडेंट यानी कि कोच ही की है। तो यही सेम चीज़ बिजनेस में भी काम करती है कि कोई बिजनेस आप कर पाओगे या कोई सेल्स में आप काम कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, डिपेंड करता है। अगर कोच आपको बिल्कुल अच्छा कोर्स बना करके दे रहा है, बेस्ट कोर्स बना करके दे रहा है, सारी चीज़ें, सारे लेक्चर सही टाइम पे ले रहा है, तो भी उसका रोल केवल 20% का है, रिमेनिंग 80% का रोल आपका ही है। तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो आती है मार्केटिंग वर्सेस MLM। अब बहुत लोग बोल रहे हैं कि MLM तो फ्रॉड है, हमारे देश में बैन है। हाँ है, हो सकता है, ये कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप ऐसा सोच करके देखो, कुछ लोगों का कहना है कि जब हम इसमें किसी कोर्स को घुसा देते हैं तो लूप होल बन जाता है और ये इसकी वजह से MLM कोई चलाया जा रहा है, MLM के ऊपर कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। देखो MLM के ऊपर कई सारी चीज़ें सक्सेसफुल हुई भी हैं, ऐसा नहीं है कि हम कंप्लीटली बोल दें कि नहीं सक्सेसफुल हुआ है। MLM को हमारे देश में फ्रॉड समझा जाता है, वो इसलिए फ्रॉड समझा जाता है क्योंकि MLM के साथ में जितनी कंपनीज स्टार्ट हुई हैं हमारे देश में वो सब फेल हुई हैं क्योंकि उनके प्रोडक्ट बहुत बुरी तरीके से ख़राब थे। बहुत सारी कंपनी फेल हुई हैं, लेकिन जो कंपनीज अच्छी हैं जो अभी भी चल रही हैं MLM को लेकर के, वो इसलिए चल रही हैं क्योंकि उनके प्रोडक्ट बहुत अच्छे थे। तो MLM को अगर आप देखोगे, MLM इज़
काफ़ी कुछ देखो तो रेफरल मार्केटिंग जैसा ही है, एफिलिएट मार्केटिंग जैसा ही है, कि जिसमें आप किसी को रेफरेंस दे रहे हो कि हाँ भाई ये 3 लोग यहाँ पे आ जाएंगे, 2 लोग यहाँ पे आ जाएंगे, वो उस तरीके की मार्केटिंग है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चाहे आप नॉर्मल मार्केटिंग उठाओ, चाहे आप एमएलएम उठाओ, जैसे एमएलएम उठाते हैं तो एक के नीचे 3 वो बनते हैं, ठीक है, कि 3 लोगों को बनाए, फिर उनके नीचे 3 बने, फिर वो सामने वाला अमीर होता जा रहा है और इस तरीके की चीज़ें होती है। हालांकि मैंने कभी नहीं ज्वाइन किया, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ऐसा होता है। बट अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो इसमें कोई लॉस नहीं है। अब अगर आप नॉर्मल मार्केटिंग भी देखोगे तो नॉर्मल मार्केटिंग में क्या होता है, लोग मार्केटिंग पे इतना पैसा खर्च करते हैं, इतना ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। अब जैसे सपोज करो कि कोई फलाने ढिकानी हैंडसम क्रीम है जो बोलेगी कि आप ये वाली क्रीम लगा लो तो आप 4 टोन तक आप गोरे हो जाओगे, तो आपको क्या लगता है कि ये मतलब ये फेयर वे है मार्केटिंग का? या कोई पान मसाला आता है और कहता है कि ये खाओ उसमें केसर पड़ा हुआ है, तो आपको क्या लग रहा है, दिस इज दिस द फेयर वे ऑफ मार्केटिंग? ये एक्चुअली नहीं है। लेकिन हम लोगों को आदत है इस तरीके की चीज़ें देखने की, इस तरीके की मार्केटिंग देखने की, इस तरीके के चमत्कार होते हुए देखने की, कि वो एक साबुन आया, डिटर्जेंट पाउडर आया और सारे दाग धब्बे मिटा दिए, ओह चमत्कार हो गया भाई, अब तो यही लेना है। तो ये भी तो एक तरीके का देखा जाए तो ये फ्रॉड ही है, इन 2 मिनट में नूडल बन के तैयार हो जाएंगे, ये क्या है, ये भी तो एक तरीके का फ्रॉड ही है। लेकिन आप अगर ध्यान से समझो, प्रोडक्ट अगर अच्छा हो तो ये वाली मार्केटिंग भी बढ़िया है और वो वाली मार्केटिंग भी बढ़िया है, मतलब एमएलएम और नॉर्मल मार्केटिंग दोनों काम करती है। लेकिन अगर प्रोडक्ट खराब है तो दोनों ही चीज़ें काम नहीं करती हैं। तो मेरा कहना यह है कि प्रोडक्ट या सर्विसेज की जो आप बात कर रहे हो, देखो प्रोडक्ट में तो आप बता सकते हो कि प्रोडक्ट में कितना पैसा लगाया और कितना पैसे का बना और उसमें हम कितना मार्जिन रखेंगे, बता सकते हैं। लेकिन सर्विसेज के लिए कि उन सर्विसेज के लिए आपको कितना पैसा मिलना चाहिए, ये डिपेंड करता है। अब जैसे आजकल आप देखोगे डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए कुछ लोग 2000 रुपये का कोर्स भी बनाते हैं, कुछ लोग 40,000 का बनाते हैं और कुछ लोग 4 लाख का भी बनाते हैं डायबिटीज़ रिवर्सल का। वो डिपेंड करता है कि कौन किसको किस तरीके से दे रहा है, किस तरीके से बेच रहा है और किस तरीके की सर्विसेज ले रहा है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कम्प्लीटली। अब बात आती है कि 100% मनी बैक गारंटी, ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। इसके ऊपर भी बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है कि उसके ऊपर 100 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। देखो इस पॉइंट को बहुत अच्छी तरीके से समझो। जब भी कोई बोलता है ना कि 100% मनी बैक गारंटी है, ये जैसे मेरे पास भी बहुत सारे बच्चे अभी भी कॉल करते हैं और वो मुझे बोलते हैं कि सर हम आपकी कोचिंग ज्वाइन कर लेंगे तो क्या गारंटी है कि मेरा IMCT में हो जाएगा। तो मैं उनको ये बोल देता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, और इवन अगर मुझे कभी पेपर पे साइन भी करना पड़े तो मैं इन सब चीज़ों के लिए साइन भी कर सकता हूँ कि मैं आपको 100% गारंटी दे सकता हूँ अगर आप मेरे यहाँ आओगे और जो चीज़ें मैं बोलूँगा, मतलब मैं अपना 100% दूंगा, ये मैं कमिट कर रहा हूँ। आपको मैं जो चीज़ें बोलूँगा आपको भी वो चीज़ें कंप्लीट करनी है। और वो ऐसी नहीं कि बिल्कुल अनरियलिस्टिक चीज़ें हैं, वो नॉर्मल चीज़ें हैं कि जैसे आपकी 5-6 घंटे क्लास हुई तो 2-3 घंटे का होमवर्क मिलेगा तो आपको करना है, फॉर्मूला रिवीजन आपको करना है, मेडिटेशन आपको करनी है, बुक रीडिंग 10 मिनट की आपको करनी है, मॉक इंटरव्यूज जब आपके शेड्यूल किए जाएंगे तो आपको करने हैं, क्लासेस नॉर्मल क्लासेस अटेंड करनी है, वीक में आपको 1-2 दिन की छुट्टी मिल जाएगी, जो टेस्ट पेपर होते हैं वो आपको करने हैं, मतलब जो नॉर्मल चीज़ है। अगर आप ये ही करते रहोगे तो मैं जनरली गारंटी दे देता हूं, क्योंकि IMCT इज नॉट अ बिग डील। IMCT इतना डिफिकल्ट एग्जाम नहीं है, उसमें आराम से गारंटी दी जा सकती है। हालांकि यही चीज़ अगर आप JEE के लिए बोलोगे तो मैं गारंटी नहीं दे सकता, या यही चीज़ कोई IAS के लिए बोलेगा, NDA के लिए बोलेगा, UPSC के लिए बोलेगा तो गारंटी नहीं दी जा सकती। लेकिन मैंने अगेन बोला कि सर्विसेज टू सर्विसेज डिपेंड करता है। हम लोग ये गारंटी इसलिए दे देते हैं क्योंकि हमें पता है कि भाई वहाँ पे इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, उसका पेपर इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, और अगर कोई बच्चा ऐसा आता है और हम उसको कुछ सेट चीज़ें बताते हैं, विक्ट्री अप्रोच ऑफ लर्निंग बताते हैं, और अगर वो फॉलो करेगा तो अभी तक का रिकॉर्ड ये रहा है कि जितने बच्चों ने, वैसे रिकॉर्ड ये रहा है कि जितने बच्चों ने इसको 70% तक भी फॉलो किया उनका भी सिलेक्शन हो गया है। जो अब जैसे IMCT की बात है तो लास्ट ईयर हमारे पास 140 स्टूडेंट है, 126 स्टूडेंट सेलेक्ट हो गए, 90% का सिलेक्शन रेट है, और वो बच्चे भी सिलेक्ट हो गए जो 70-80% तक फॉलो कर रहे थे या 60% तक भी फॉलो कर रहे थे, वो भी सिलेक्ट हो गए, उनको भी रैंक अच्छी मिल गई है। तो यहाँ हम गारंटी ले सकते हैं, लेकिन अगेन मैं क्या बोल रहा हूँ कि सर्विसेज टू सर्विसेज डिपेंड कर रहा है। किसी का बिजनेस हिट होगा या बिजनेस हिट नहीं होगा, ये गारंटी मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई ले सकता है या नहीं ले सकता। ये डिपेंड करता है कोच को अपने प्रोडक्ट और अपनी सर्विसेज के। जैसे मुझे अपने IMCT वाले कोर्स के ऊपर इतना भरोसा है कि हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन कोई मुझे बोलेगा कि JEE वाले कोर्स पे गारंटी ले लो तो मैं नहीं ले सकता। तो ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। इन द सेम वे अगर विवेक बिंद्रा ने कोई कोर्स बनाया है या संदीप माहेश्वरी ने कोई अपना कोर्स बनाया है, वो जैसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि वो दोनों बोल रहे हैं तूने स्कैम किया, तूने स्कैम किया, तो वो जैसी भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो ही जानते हैं कि उनके कोर्स की क्या वैल्यू है और उससे मनी बैक गारंटी दी जा सकती कि नहीं। हालांकि जब भी मनी बैक गारंटी की बात होती है, 100% सक्सेस रेट की बात होती है, तो वहाँ पे एक मुझे ऐसा लगता है कि एक क्लॉज हर जगह पर होना चाहिए, और होता भी होगा
कि कोच हमेशा कोची से ये फॉर्म फिलअप करवा ले कि भाई तुम्हें ये चीज़ें करनी है, तुम्हें टाइम टेबल अपना फॉलो करना है, टाइम मैनेजमेंट अपना फॉलो करना है। अगर कोई मार्केटिंग वाले, जैसे मैं बहुत लोगों के साथ काम किया है, जैसे बिंज मार्केटिंग वाले हैं, तो उनके साथ मैंने काम किया था, तो उन्होंने एक पूरी प्रॉपर शीट दी थी 2 महीने की, 3 महीने की, कि तुम्हें सुबह ये चीज़ें डालनी है और यहाँ पे फिल करना है, ये डालना है, यहाँ पे फिल करना है। अगर तुम ये काम करोगे तो मेरी गारंटी है तुम इतने टाइम में इतना कर लोगे। तो ये 100% मनी बैक गारंटी का रूल है। हालांकि अगर देखा जाए तो अगर आप इस पूरी कंट्रोवर्सी को ऊपर से नीचे तक देखोगे तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि इसको इतना डीपर लेकर के जाने की ज़रूरत थी जितना ये जा चुकी है। क्योंकि 2-4 स्टूडेंट या 10 स्टूडेंट, या जैसे सपोज़ करो कि कोई बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट है और उसका सक्सेस रेट अच्छा 20-30% का भी सक्सेस रेट चल रहा है, तो मेरे ख्याल से वो ठीक ठाक कोचिंग इंस्टीट्यूट है। हमें सोशल मीडिया पे इतना बड़ा वो चीज़ क्रिएट करने के बजाय शायद इसको प्रॉपरली अगर ठीक तरीके से सॉर्ट आउट कर लिया जाता तो ये ज़्यादा अच्छा रहता। और बहुत सारे लोग विवेक बिंद्रा के भी फ़ैन हैं और बहुत सारे लोग संदीप माहेश्वरी के भी फ़ैन हैं। तो ये है सारी चीज़ें। अब मुझे जो समझ में आया, मुझे इस पूरे ओवरऑल कंट्रोवर्सी को देख करके समझ में आया, वो मैंने आपको अपने सामने बता दिया। आपके क्या व्यूज़ हैं इसको लेकर के आप भी कमेंट सेक्शन में बताइए, और कुछ और डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हो मर्चेंट नेवी से रिलेटेड। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट गाइस।